समाज में जिस चीज की मांग होती है वही बिकती है। बल्दिया के शरीफ लोग शहर को बुराइयों और बदनामियों से बचने के लिए शहर से बाजार हुस्न को हटाने की मुहिम चलाते हैं। वो इस मुहिम में कामयाब भी हो जाते हैं और इस बाजार को शहर से 6 मील दूर एक वीरान जगह पर आबाद करने का फैसला करते हैं। अब बाजारू औरतों के वहां आबाद हो जाने से वो वीराना गुलजार हो जाता है। कुछ अरसे बाद वो वीराना पहले गांव, फिर कस्बा और फिर शहर में तब्दील हो जाता है। यही शहर आगे चलकर आनंदी के नाम से जाना जाता है। बल्दिया का इजलास जोरों पर था। हॉल खचाखच भरा हुआ था और खिलाफे मामूल एक मेंबर भी गैर हाजिर न था। बल्दिया के जेर बहस मसला ये था कि जनान बाजारी को शहर बदर कर दिया जाए, क्योंकि उनका वजूद इंसानियत, शराफत और तहजीब के दामन पर बदनुमा दाग है। बल्दिया के एक भारी भरकम रुकन जो मुल्क व कौम के सच्चे खैर ख्वाह और दर्दमंद समझे जाते थे, निहायत फसाहत से तकरीर कर रहे थे। और फिर हजरात, आप ये भी ख्याल फरमाइए कि इनका क़याम शहर के एक ऐसे हिस्से में है जो ना सिर्फ शहर के बीचों बीच आम गुजरगाह है, बल्कि शहर का सबसे बड़ा तिजारती मरकज भी है। चनाचा हर शरीफ आदमी को चारों नाचार इस बाजार से गुजरना पड़ता है। इलावाए अजीम शरफा की पाक दामन बहू बेटियां इस बाजार की तिजारती अहमियत की वजह से यहाँ आने और खरीदो फरोख्त करने पर मजबूर हैं। साहिबान, ये शरीफ ज़ादियाँ इन आबरू बाख्ता नीम अणिया बीसवाओं के बताव सिंगार को देखती हैं तो कुदरती तौर पर उनके दिल में भी आराइश व दिलबराई की नई नई उमंगें और वलवले पैदा होते हैं, और वो अपने गरीब शोहरों से तरह तरह के गाजों, लौंडड़ों, जर्क बर्क साड़ियों और कीमती जेवरों की फरमाइशी करने लगती हैं। नतीजा ये होता है कि उनका पुरमसरत घर, उनका राहत कदा हमेशा के लिए जहन्नुम का नमूना बन जाता है। और साहिबान, फिर आप ये भी तो ख्याल फरमाइए कि हमारे नौने हलाने कौम जो दरसगाहों में तालीम पा रहे हैं और उनकी आइंदा तरक्कियों से कौम की उम्मीदें वाबस्ता हैं, और कयास चाहता है कि एक ना एक दिन कौम की कश्ती को भंवर से निकालने का सहरा इन्हीं के सर बंधेगा। इन्हें भी सुबह शाम इसी बाजार से होकर आना जाना पड़ता है। ये कहबाएं हर वक्त 12 उभरन 16 सिंगार किए हर राहेरों पर बेहजाबाना निगाह व मजा के तीरों सना बरसाती और उसे दावत हुस्न देती हैं। क्या उन्हें देखकर हमारे भोले भाले ना तजुर्बेकार जवानी के नशे में महूल, सूद व ज़िया से बेपरवाह नौने हालाने कौम अपने जज्बात व ख्यालात और अपनी आला सीरत को मासियत के मासूम असरात से महफूज रख सकते हैं? साहिबान, क्या उनका हुस्ने ज़ाहिद फरेब हमारे नौने हालाने कौम को ज़्यादा मुस्तकीम से भटकाकर उनके दिल में गुनाह की पुरअसरार लज़्ज़तों की तिश्नगी पैदा करके एक बेकली, एक अज़तराब, एक हैजान बर्पा ना कर देता होगा? इस मौके पर एक रुकने बल्दिया जो किसी ज़माने में मदरस रह चुके थे और आदाद व शुमार से ख़ास शगुफ रखते थे, बोल उठे। साहिबान, वाज़े रहे कि इम्तिहानों में नाकाम रहने वाले तलबा का तनासुब पिछले 5 साल की निस्बत ढेरा हो गया है। एक रुकन जो चश्मा लगाए थे और हफ्ता और अखबार के मदीरे एजाजी थे, तकरीर करते हुए कहा, हजरात, हमारे शहर से रोज़ बरोज़ गैरत, शराफत, मर्दानगी, नेकोकारी व परहेजगारी उठती जा रही है और इसकी बजाय बेगैरती, नामर्दी, बुज़दिली, बदमाशी, चोरी और जालसाजी का दौरा होता जा रहा है। मंशियात का इस्तेमाल बढ़ गया है। कत्ल गारतगिरी, खुदकुशी और दिवालिया निकलने की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इसका सबब महज इन जनानाने बाजारी का नापाक वजूद है, क्योंकि हमारे भोले भाले शहरी इनकी जुल्फ़े गिरहागीर के असीर होकर होश व खुर्द खो बैठते हैं और उनकी बारगाह तक रसाई की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत अदा करने के लिए हर जायज़ व नाजायज़ तरीके से ज़र हासिल करते हैं। बाज़ औक़ात वो इस सही व कोशिश में जामिया इंसानियत से बाहर हो जाते हैं और कभी अफ़आल का अर्तकाब कर बैठते हैं। नतीजा ये होता है कि वो जाने अजीज ही से हाथ धो बैठते हैं या जेल खानों में पड़े सड़ते हैं।
एक पेंशन याफ्ता मअमर रुकन जो एक वसी खानदान के सरपरस्त थे और दुनिया का सर्द व गरम देख चुके थे और अब कश्मकश हयात से थक कर बाकी मांदा उम्र सिस्ताने और अपने अहलो अयाल को अपने साय में पनपता हुआ देखने के मुतमनी थे, तकरीर करने उठे। उनकी आवाज लर्जी हुई थी और लहजा फरियाद का अंदाज लिए हुए था। बोले, साहिबान, रात रात भर इन लोगों के तबले की थाप, उनकी गिलेबाजियां, उनकी अशाक की धेंगा मश्ती, गाली गलोच, शोरोगुल, हा हा हा, हु सुन सुनकर आसपास के रहने वाले शर्फा के कान पक गए हैं। ज़ेक में जान आ गई है। रात की नींद हराम है तो दिन का चैन मफकूद। अलावा अजीन इनके फरेब से हमारे बहू बेटियों के अखलाक पर जो असर पड़ता है उसका अंदाज़ा हर साहिब औलाद खुद कर सकता है। आखिरी फिक्रा कहते कहते उनकी आवाज़ भर आ गई और वो इससे ज़्यादा कुछ ना कह सके। सब अराकीन बल्दिया को इनसे हमदर्दी थी क्योंकि बदकिस्मती से इनका मकान इस बाजार हुस्न के ऐन वसत में वाक़ था। उनके बाद एक रुकने बल्दिया ने जो पुरानी तहजीब के अलमबरदार थे और आसार कदीमा को आलात से ज़्यादा अजीज़ रखते थे, तकरीर करते हुए कहा, हजरात, बाहर से जो सयाह और हमारे अहबाब इस मशहूर और तारीखी शहर को देखने आते हैं, जब वो इस बाजार से गुजरते हैं और इसके मुतालिक इस्तफसार करते हैं तो यकीन कीजिए कि हम पर घड़ों पानी पड़ जाता है। अब सदरे बल्दिया तकरीर करने उठे। गोकद ठगना और हाथ पांव छोटे छोटे थे मगर सर बड़ा था, जिसकी वजह से बुर्दबार आदमी मालूम होते थे। लहजे में हद दर्जा मतनाअत थी। बोले, हजरात, मैं इस अम्र में कतई तौर पर आपसे मुत्तफिक हूँ कि इस तबका का वजूद हमारे शहर और हमारे तहजीब व दमन के लिए बाइसे सदआर है, लेकिन मुश्किल ये है कि इसका तदारुक किस तरह किया जाए। अगर इन लोगों को मजबूर किया जाए कि ये अपना जलील पेशा छोड़ दें तो सवाल पैदा होता है कि ये लोग खाएंगे कहाँ से। एक साहब बोल उठे, ये औरतें शादी क्यों नहीं कर लेती? इस पर एक तवील फरमाइशी कहका पड़ा और हाल की मातमी फिजा में यकबारगी शगुफ्ती के आसार पैदा हो गए। जब इजलास में खामोशी हुई तो साहिब सदर बोले, हजरात, ये तजवीज़ बारहा इन लोगों के सामने पेश की जा चुकी है। इसका इनकी तरफ से ये जवाब दिया जाता है कि आसूदा और इज्जतदार लोग खानदानी हुर्मत व नामूस के ख्याल से उन्हें अपने घरों में घुसने ना देंगे और मुफलिस और अदना तबका के लोगों को जो महज उनकी दौलत के लिए उनसे शादी करने पर आमादा होंगे, ये औरतें खुद मुंह नहीं लगाएंगी। इस पर एक साहिब बोले, बल्दिया को इनके निजी मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं। बल्दिया के सामने तो ये मसला है कि ये लोग चाहे जहनों में जाएं मगर इस शहर को खाली कर दें। सदर ने कहा, साहिबान, ये भी आसान काम नहीं है। इनकी तादाद 10-20 नहीं सैकड़ों तक पहुंचती है और फिर इनमें से बहुत सी औरतों के जाती मकानात हैं। ये मसला कोई महीने भर तक बल्दिया के ज़ैर बहस रहा और बिलाखिर तमाम अराकीन के इत्तेफाक राय से ये अम्र करार पाया कि जनान बाजारी के ममलूका मकानों को खरीद लेना चाहिए और उन्हें रहने के लिए शहर से काफ़ी दूर कोई अलग थलग इलाका दे दिया जाना चाहिए। इन औरतों ने बल्दिया के इस फैसले के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। बाज ने नाफरमानी करके भारी जुर्माने और कैदें भुगती मगर बल्दिया की मर्जी के आगे इनकी कोई पेश ना चल सकी और चारों नाचार सब्र करके रह गईं। उसके बाद एक अरसा तक इन जनान बाजारी के ममलूका मकानों की फहरिस्तें और नक्शे तैयार होते रहे और मकानों के गाहक पैदा किए जाते रहे। बेशतर मकानों को बजरिया नीलाम फरोख्त करने का फैसला किया गया। इन औरतों को 6 महीने तक शहर में अपने पुराने ही मकानों में रहने की इजाज़त दे दी गई ताकि इस अरसे में वो नए इलाके में मकान वगैरह बनवा सकें। इन औरतों के लिए जो इलाका मुंतखब किया गया वो शहर से 6 कोस दूर था। 5 कोस तक पक्की सड़क जाती थी और उसके आगे कोस भर का कच्चा रास्ता था। किसी जमाने में वहाँ कोई बस्ती होगी मगर अब तो खंडरों के सिवा कुछ न रहा था, जिनमें सांपों और चमगादड़ों के मस्कन थे और दिन दहाड़े उल्लू बोलता था। इस इलाके के नवाहा में कच्चे घरोंदों वाले कई छोटे छोटे गांव थे मगर किसी का फासला भी यहाँ से 2-2.5 मील से कम न था। उन गांव के बसने वाले किसान दिन के वक्त खेती बाड़ी करते या यूं ही फिरते फिराते इधर निकल आते
वरना आमतौर पर इस शहर खामोशा में आदमजात की सूरत नजर न आती थी। बाज़ औकात रोज रोशनी में गीदड़ इस इलाके में फिरते देखे गए थे। 500 से कुछ ऊपर बीसवाओं में से सिर्फ 14 ऐसी थीं जो अपने अशा की वाबस्तगी या खुद अपनी दिलबस्तगी या किसी और वजह से शहर के करीब आज़ादाना रहने पर मजबूर थीं और अपने दौलतमंद चाहने वालों की मुस्तकिल माली सरपरस्ती के भरोसे बादल नाख्वास्ता इस इलाके में रहने पर आमादा हो गई थी। वरना बाकी औरतों ने सोच रखा था कि वो या तो इसी शहर के होटलों को अपना मस्कन बनाएंगी या बज़ाहिर पारसाई का जामे पहनकर शहर के शरीफ मोहल्लों के कोनों खदरों में जा छुपेंगी या फिर इस शहर को छोड़कर कहीं और निकल जाएंगी। ये 14 बीसवाएं अच्छी खासी मालदार थीं। इस पर शहर में इनके जो ममलूका मकान थे उनके दाम उन्हें अच्छे वसूल हो गए थे और इस इलाके में जमीन की कीमत बड़ा इनाम थी। और सबसे बढ़कर ये कि उनके मिलने वाले दिलो जान से उनकी माली इमदाद करने के लिए तैयार थे। चुनाचा उन्होंने इस इलाके में जी खोलकर बड़े बड़े आलिशान मकान बनवाने की ठानी। एक ऊंची और हमवार जगह जो टूटी फूटी कब्रों से हटकर थी मुंतखब की गई। जमीन के कतए साफ कराए और चाबुक दस्त नक्शा नवेसों से मकान के नक्शे बनवाए गए और चंद ही रोज में तामीर का काम शुरू हो गया। दिन भर ईंट, मट्टी, चूना, शहतर, गार्डर और दूसरा इमारती सामान गाड़ियों, छकड़ों, खच्चरों, गधों और इंसानों पर लद कर इस बस्ती में आता और मुंशी साहब हिसाब किताब की कापियां बगलों में दबाए इन्हें गिनवाते और कापियों में दर्ज करते। मीर साहब मामारों को काम के मुतालिक हिदायत देते। मामार मजदूरों को डांटते डपटते। मजदूर इधर उधर दौड़ते फिरते। मजदूर नियों को चिल्ला चिल्ला कर पुकारते और अपने साथ काम करने के लिए बुलाते। गर्ज सारा दिन एक शोर एक हंगामा रहता और सारा दिन आसपास के गांव के देहाती अपने खेतों में और देहाती ने अपने घरों में हवा के झोंकों के साथ दूर से आती हुई खटखट की धीमी आवाजें सुनती रहती। इस बस्ती के खंडरों में एक जगह मस्जिद के आसार थे और उसके पास ही एक कुआं था जो बंद पड़ा था। राज मजदूरों ने कुछ तो पानी हासिल करने और बैठकर सस्ताने की गर्ज से और कुछ सवाब कमाने और अपने नमाजी भाइयों की इबादत गुजारी के ख्याल से सबसे पहले इसकी मरम्मत की। चूंकि ये फायदा बख्श और सवाब का काम था इसलिए किसी ने कुछ ऐतराज ना किया। चुनाचा 2-3 रोज में मस्जिद तैयार हो गई। दिन को 12 बजे जैसे ही खाना खाने की छुट्टी होती 200-250 राज मजदूर, मीर इमारत, मुंशी और इन बीसवाओं के रिश्तेदार या कारिंदे जो तामीर की निगरानी पर मामूर थे इस मस्जिद के आसपास जमा हो जाते और अच्छा खासा मेला सा लग जाता। एक दिन एक देहाती बुढ़िया जो पास के किसी गांव में रहती थी इस बस्ती की खबर सुनकर आ गई। उसके साथ एक खुर्दसाल लड़का था। दोनों ने मस्जिद के करीब एक दरख्त के नीचे घटिया सिगरेट, बेड़ी, चन्ने और गुड़ की बनी हुई मिठाइयों का ख्वांचा लगा दिया। बुढ़िया को आए अभी 2 दिन भी ना गुजरे थे कि एक बूढ़ा किसान कहीं से एक मटका उठा लाया और कुएं के पास ईंटों का एक छोटा सा चबूतरा बिना पैसे के 2-2 शक्कर के शरबत के गिलास बेचने लगा। एक कंजड़े को जो खबर हुई वो एक टोकरे में खरबूजे भरकर ले आया और ख्वांचा वाली बुढ़िया के पास बैठकर ले लो खरबूजे, शहद से मीठे खरबूजे की सदा लगाने लगा। एक शख्स ने क्या किया, घर से सरी पाए पका डेगची में रख ख्वांचा में लगा थोड़ी सी रोटियां, मट्टी के 2-3 प्याले और टीन का एक गिलास लिया मौजूद हुआ और ऐसी बस्ती के कारकुनों को जंगल में घर की हंडिया का मजा चखाने लगा। जोहर और असर के वक्त मेरे इमारत, मुंशी, मामार और दूसरे लोग मजदूरों से कुएं से पानी निकलवा कर वजू करते नजर आते। एक शख्स मस्जिद में जाकर आजान देता, फिर एक को इमाम बना दिया जाता और दूसरे लोग उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते। किसी गांव में एक मुल्ला के कान में जो ये भनक पड़ी कि फला मस्जिद में इमाम की जरूरत है, वो दूसरे ही दिन अल सुबह एक सब्ज जजदान में कुरान शरीफ, पंज सूरा, रहल और मसअले मसाइल के चंद छोटे छोटे रिसाले रखा मौजूद हुआ और उस मस्जिद की इमामत बाकायदा तौर पर उसे सौंप दी गई। हर रोज तीसरे फिर गांव का एक कबाबी सर पर अपने सामान का टोकरा उठाए आ जाता
और ख्वांचा वाली बुढ़िया के पास जमीन पर चूल्हा बना कबाब, कलेजी, दिल और गुर्दे सीखों पर चढ़ा बस्ती वालों के हाथ बेचता। एक भटियारी ने जो ये हाल देखा तो अपने मियाँ को साथ लेकर मस्जिद के सामने मैदान में धूप से बचने के लिए फौस का एक छप्पर डालकर तंवर गरम करने लगी। कभी कभी एक नौजवान देहाती नाई फटी पुरानी किस्मत गले में डाले जूती की ठोकरों से रास्ते की रोड़ों को लुढ़काता इधर उधर गश्त करता देखने में आ जाता। इन बीसवाओं के मकानों की तामीर की निगरानी उनके रिश्तेदार या कारिंदे तो करते ही थे। किसी किसी दिन वो दोपहर के खाने से फारिग होकर अपने अशाक के हमरा खुद भी अपने अपने मकानों को बनता देखने आ जाती और गुरूब आफताब से पहले यहाँ से ना जाती। इस मौके पर फकीरों और फकीरनियों की टोलियां न जाने कहाँ से आ जाती और जब तक खैरात ना ले लेती अपनी सदाओं से बराबर शोर मचाती रहती और उन्हें बात ना करने देती। कभी कभी शहर के लफंगे औबाश व बेकार मबाश कुछ क्या कर के मुस्ताक शहर से पैदल चलकर बीसवाओं की इस नई बस्ती की सुनगुन लेने आ जाते और अगर उस दिन बीसवाएं भी आई होती तो उनकी ईद हो जाती। वो इनसे दूर हटकर उनके गिरदागिर्द चक्कर लगाते रहते, फिक्रे कसते, बेतुके कहके लगाते, अजीब अजीब शक्लें बनाते और मजनूनाना हरकतें करते। इस रोज कबाबी की खूब बकरी होती। इस इलाके में जहां थोड़े ही दिन पहले हो का आलम था अब हर तरफ गहमा गहमी और चहल पहल नजर आने लगी। शुरू में इस इलाके की वीरानी में इन बीसवाओं को यहाँ आकर रहने के ख्याल से जो वहशत होती थी वो बड़ी हद तक जाती रही थी और अब वो हर मर्तबा खुश खुश अपने मकानों की आराइश और अपने मरगूब रंगों के मुतालिक मुआमारों को ताकीदें कर जाती थी। बस्ती में एक जगह एक टूटा फूटा मज़ार था जो कराइन से किसी बुजुर्ग का मालूम होता था। जब ये मकान निस्फ से ज्यादा तामीर हो चुके थे तो एक दिन बस्ती के राज मजदूरों ने क्या देखा कि मज़ार के पास धुआं उठ रहा है और एक सुर्ख आंखों वाला लंबा तड़ंगा मस्त फकीर लंगोट बांधे 4 अबरों का सफाया कराए इस मज़ार के इर्द गिर्द फिर रहा है और कंगर पत्थर उठा कर परे फेंक रहा है। दोपहर को वो फकीर एक घड़ा लेकर कुएं पर आया और पानी भर भर कर मज़ार पर ले जाने और उसे धोने लगा। एक दफा जो आया तो कुएं पर 2-3 राज मजदूर खड़े थे। वो नीम दीवानगी और नीम फर्जानगी के आलम में उनसे कहने लगा, जानते हो वो किसका मज़ार है? कड़क शाह पीर बादशाह का। मेरे बाप दादा उनके मुजावर थे। इसके बाद उसने हंस हंस कर और आंखों में आंसू भर भर कर पीर कड़क शाह की कुछ जलाली करामातें भी उन राज मजदूरों से बयान की। शाम को ये फकीर कहीं से मांग तांग कर मिट्टी के 2 दिए और सरसों का तेल ले आया और पीर कड़क शाह की कब्र के सरहाने और 35 चिराग रोशन कर दिए। रात को पिछले पहर कभी कभी इस मज़ार से अल्लाहू का मस्त नारा सुनाई दे जाता। 6 महीने गुजरने ना पाए थे कि ये 14 मकान बनकर तैयार हो गए। ये सब के सब 2 मंजिला और करीब करीब एक ही वजह के थे, 7 एक तरफ और 7 दूसरी तरफ। बीच में चौड़ी चिकली सड़क थी। हर एक मकान के नीचे 4-4 दुकानें थीं। मकान की बालाई मंजिला में सड़क के रुख वसी बरामदा था। उसके आगे बैठने के लिए कश्ती नमाशा नशी बनाई गई थी जिसके दोनों सिरों पर या तो संगे मरमर के मोर रक्स करते हुए दिखाई गए थे और या जल परियों के मुजस्मे तराशे गए थे जिनका आधा धड़ मछली का और आधा इंसान का था। बरामदा के पीछे जो बड़ा कमरा बैठने के लिए था उसमें संगी मरमर के नाजुक नाजुक सुतून बनाए गए थे। दीवारों पर खुशनुमा पिचकारी की गई थी। फर्श चमकदार पत्थर का बनाया गया था। जब संगे मरमर के सुतूनों के अक्स इस फर्शे जमरदी पर पड़ते तो ऐसा मालूम होता गोया सफेद बुराक परों वाले राज हंसों ने अपनी लंबी लंबी गर्दनें झील में डुबो दी हैं। बुध का शुभ दिन इस बस्ती में आने के लिए मुकर्रर किया गया। इस रोज इस बस्ती की सब बीसवाओं ने मिलकर बहुत भारी न्याज दिलवाई। बस्ती के खुले मैदान में जमीन को साफ कराकर शामियाने नस्ब कर दिए गए। देगे खड़कने की आवाज और गोश्त और घी की खुशबू 20-20 कोस से फकीरों और कुत्तों को खींच लाई।
दोपहर होते होते पीर कड़क शाह के मजार के पास जहां लंगर तकसीम किया जाना था, इस कदर फकीर जमा हो गए कि ईद की रोज किसी बड़े शहर की जामिया मस्जिद के पास भी ना हुए होंगे। पीर कड़क शाह के मजार को खूब साफ करवाया और धुलवाया गया और उस पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और इस मस्त फकीर को नया जोड़ा सिलवा कर पहनाया गया, जिसे उसने पहनते ही फाड़ डाला। शाम को शामियाने के नीचे दूध सी उजली चांदी का फर्श कर दिया गया। गाँव तकिए, पानदान, पीकदान, पेचवादानी और गुलाब पाश रख लिए गए और राग रंग की महफिल सजाई गई। दूर दूर से बहुत सी बीसवाओं को बुलवाया गया जो उनकी सहेलियां या बरादरी की थीं। उनके साथ उनके बहुत से मिलने वाले भी आए, जिनके लिए एक अलग शामियाने में कुर्सियों का इंतजाम किया गया और उनके सामने के रुख चक्कें डाल दी गईं। बेशुमार गीसों की रोशनी से ये जगह बका नूर बनी हुई थी। इन बीसवाओं की तोंदल सियाह फाम, साजनदेज जरबफत और कम ख्वाब की शेरवानियां पहने, इतर में बसे हुए फूए कानों में रखे, इधर उधर मूंछों को ताव देते फिरते और जर्क बर्क लिबासों और तितली के पर से बारीक साड़ियों में मलबूस गाजों और खुशबुओं में बसी हुई नाजनीन उठखैलियों से चलती। रात भर रक्स और सरवर का हंगामा बरपा रहा और जंगल में मंगल हो गया। 2-3 दिन के बाद जब इस जश्न की थकावट उतर गई तो ये बीसवाएं साजो सामान की फरहामी और मकानों की आराइश में मसरूफ हो गईं। झाड़ फानूस, ज़रूफ़े बलोरी, कद आदम आईने, नवाड़ी पलंग, तस्वीरें और कतआते सुनहरी चौखटों में जुड़े हुए लाए गए और करीने से कमरों में लगाए गए और कोई 8 रोज में जाकर ये मकान कील कांटे से लेस हुए। ये औरतें दिन का बेशतर हिस्सा तो उस्तादों से रक्स व सरूद की तालीम लेने, गजलें याद करने, धुनें बिठाने, सबक पढ़ने, तख्ती लिखने, सीने परोने, काढ़ने, ग्रामोफोन सुनने, उस्तादों से ताश और कैरम खेलने, जिला जगत नोक झोंक सी जी बहलाने या सोने में गुजारती और तीसरे पहर गुसल खानों में नहाने जाती, जहां उनके मुलाजिमों ने दस्ती पंपों से पानी निकाल निकाल कर टब भर रखे होते। उसके बाद वो बनाव सिंगार में मसरूफ हो जाती। जैसे ही रात का अंधेरा फैलता, ये मकान गीसों की रोशनी से जगमगा उठते, जो जा बजा संगे मरमर के आधे खुले हुए कैनोलों में निहायत सफाई से छुपाए गए थे और इन मकानों की खिड़कियों और दरवाजों को कवाड़ों के शीशे जो फूल पत्तियों की वजह के काट कर जुड़े गए थे, उनकी कोसे कजा की रंगों की सी रोशनियां दूर से झिलमिल झिलमिल करती हुई निहायत भली मालूम होती। ये बीसवाएं बनाव सिंगार किए बरामदों में टहलती, आसपास वालियों से बातें करती, हंसती खिलखिलाती। जब खड़े खड़े थक जाती तो अंदर कमरे में चांदनी के फर्श पर गाँव तकियों से लगकर बैठ जाती। इनके साजंदे सांस मिलाते रहते और ये छालियां कतरती रहती। जब रात जरा भीग जाती तो उनके मिलने वाले टोकरों में शराब की बोतलें और फल फलारी लेने अपने दोस्तों के साथ मोटरों या टांगों में बैठकर आते। इस बस्ती में जिनके कदम रखते ही एक खास गहमा गहमी और चहल पहल होने लगती। नगमा व सुरूद, सास के सर रक्स करती हुई नाजनीनों के घुंघरुओं की आवाज कलकले मीना में मिलकर एक अजीब सरवर की सी कैफियत पैदा कर देती। ऐशो मस्ती की इन हंगामों में मालूम भी ना होता और रात बीत जाती। इन बीसवाओं को इस बस्ती में आए हुए चंद रोज ही हुए थे कि दुकानों के किराएदार पैदा हो गए, जिनका किराया इस बस्ती को आबाद करने के ख्याल से बहुत ही कम रखा गया था। सबसे पहले जो दुकानदार आया वो वही बुढ़िया थी जिसने सबसे पहले मस्जिद के सामने दरख्त के नीचे एक खांचा लगाया था। दुकान को पुर करने के लिए बुढ़िया और उसका लड़का सिगरेटों के बहुत से डब्बे उठा लाए और उसे मेंबर के ताकों में सजाकर रख दिया गया। बोतलों में रंगदार पानी भर दिया गया ताकि मालूम हो कि शरबत की बोतलें हैं। बुढ़िया ने अपनी बसात के मुताबिक कागजी फलों और सिगरेट की डब्बियों से बनाई हुई बेलों से दुकान की कुछ आराइश भी की। बाज एक्टरों और एक्ट्रेसों की तस्वीरें भी पुराने रिसालों से निकालकर लई से दीवारों पर चिपका दी
दुकान का असल माल 2-3 किस्म के सिगरेट की 3-3, 4-4 पैकेटों, बैटरी के 8-10 पिंडलों या दिया सिलाई के निस्फ दर्जन डब्बियों, पानी की ढोली, पीने के तंबाकू के 3-4 टिकियों और मोमबत्ती के निस्फ बंडल से ज्यादा न था। दूसरी दुकान में एक बनिया, तीसरी में हलवाई और शेर फरोश, चौथी में कसाई, पांचवी में कबाबी और छठी में एक कंजड़ा आवसे। कंजड़ा आसपास के देहात से सस्ते दामों 4-5 किस्म की सब्जियां ले आता और यहाँ खासे मुनाफे पर बेच देता। एक आध ठोकरा फलों का भी रख लेता। चूंकि दुकान खासी खुली थी, एक फूल वाला इसका साजी बन गया। वो दिन भर फूलों के हार, गजरे और तरह तरह के गहने बनाता रहता और शाम को उन्हें चंगेर में डालकर एक एक मकान पर ले जाता और ना सिर्फ फूल ही बेच आता बल्कि हर जगह एक एक 2-2 घड़ी बेट साजंदों से गपशप भी हाँक लेता और हुक्के के दम भी लगा आता। जिस दिन तमाश बीनों की कोई टोली उसकी मौजूदगी में ही कोठे पर चढ़ाती और गाना बजाना शुरू हो जाता तो वो साजंदों के नाग भूं चढ़ाने के बावजूद घंटों उठने का नाम ना लेता। मजे मजे से गाने पर सर धनता और बेवकूफों की तरह एक एक की सूरत तकता रहता। जिस दिन रात ज्यादा गुजर जाती और कोई हार बच जाता तो उसे अपने गले में डाल लेता और बस्ती के बाहर गला फाड़ फाड़ कर गाता फिरता। एक दिन एक 20वां का बाप और भाई जो दर्जियों का काम जानते थे, सीने की एक मशीन रख कर बैठ गए। होते होते एक हजाम भी आ गया और अपने साथ एक रंगरेज को भी लेता आया। उसकी दुकान के बाहर अलगनी पर लटके हुए तरह तरह के रंगों के दुपट्टे हवा में लहराते हुए आंखों को भले मालूम होने लगे। चंद ही रोज गुजरे थे कि एक टुटपूंजी बसाती ने, जिसकी दुकान शहर में चलती ना थी बल्कि इस दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल हो जाता था, शहर को खैर बात कहकर इस बस्ती का रुख किया। यहाँ पर उसे हाथों हाथ लिया गया और उसके तरह तरह के लौंडर, किस्म किस्म के पाउडर, साबुन, कंघियां, बटन, सुई, धागा, लेस, फैते, खुशबूदार तेल, रोमाल, मंजन वगैरह की खूब बकरी होने लगी। इस बस्ती के रहने वालों की सरपरस्ती और उनके मरबियाना सलूक की वजह से उसी तरह दूसरे तीसरे रोज कोई ना कोई टटपूंजिया दुकानदार, कोई बजाज, कोई पंसारी, कोई नीचा बंद, कोई नान भाई मुंदे की वजह से या शहर के बढ़ते हुए किराए से घबराकर इस बस्ती में आ पनाह लेता। एक बड़े मियाँ अतार जो हिकमत में भी किसी कदर दखल रखते थे, उनका जी शहर की गुंजान आबादी और हकीमों और दवाखानों की अफराद से जो घबराया तो वो अपने शागिर्दों को साथ लेकर शहर से उठ आए और इस बस्ती में एक दुकान किराए पर ले ली। सारा दिन बड़े मियाँ और उनके शागिर्द दवाओं के डब्बों, शरबत की बोतलों और मुरबे, चटनी, अचार की बोयामों को अलमारियों और ताकों में अपने अपने ठिकाने पर रखते रहे। एक ताक में तिबे अकबर, कराबांदी कादरी और दूसरी तबी किताबें जमा कर रख दी। कवाड़ों की अंदरूनी जानिब और दीवारों के साथ जो जगह खाली बची वहां उन्होंने अपने खास मुजरबात के इश्तिहारात स्याह रोशनाई से जली रखकर और दफ्तियों पर चिपका कर आवेजा कर दिए। हर रोज सुबह को 20वां के मुलाजिम गिलास ले लेकर आ मौजूद होते और शरबती बजूरी, शरबती बिनफिशा, शरबती अनार और ऐसे ही और नज़हत बख्श, रूह अफ़ज़ा शरबत वर्क, खमेरा गाँव ज़बां और तकवीयत पहुँचाने वाले मरबी वर्क हाय नकरा ले जाते। जो दुकानें बच रहीं उनमें 20वां के भानी बंदों और साजंदों ने अपनी चारपाइयां डाल दी। दिन भर ये लोग इन दुकानों में ताश, चौसर और शतरंज खेलते, बदन पर तेल मलवाते, सब्जी घूटते, बटेरों की पालियां कराते, तीतरों से सुबहान तेरी कुदरत की रट लगवाते और घड़ा बजा बजा कर गाते। एक 20वां के साजिंदे ने एक दुकान खाली देखकर अपने भाई को जो साज बनाना जानता था उसमें ला बिठाया। दुकान की दीवारों के साथ साथ कीलें ठोंक कर टूटी फूटी मरम्मत तलब सारंगियां, सतार, तंबोरे दिलरुबा वगैरह टांग दिए गए। ये शख्स
सतार बजाने में भी कमाल रखता था। शाम वो अपनी दुकान में सतार बजाता, जिसकी मीठी आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार अपनी दुकानों से उठ उठ कर आ जाते और देर तक बुत बने सतार सुनते रहते। इस सतार नवाज का एक शागिर्द था जो रेलवे के दफ्तर में क्लर्क था। उसे सतार सीखने का बहुत शौक था। जैसे ही दफ्तर से छुट्टी हुई, सीधा साइकिल उड़ाता हुआ इस बस्ती का रुख करता और घंटा 1.5 घंटा दुकान ही में बैठकर मश्क किया करता। गर्ज इस सतार नवाज के दम से बस्ती में खासे रौनक रहने लगी। मस्जिद के मुल्ला जी, जब तक तो ये बस्ती ज़ेर तामीर रही, रात को देहात अपने घर चले जाते रहे, मगर अब जबकि इन्हीं दिनों वक्त मुरगन खाना बाफरात पहुंचने लगा तो वो रात को भी यहीं रहने लगे। रफ्ता रफ्ता बाज बीसवाओं के घरों से बच्चे भी मस्जिद में पढ़ने आने लगे, जिससे मुल्ला जी को रुपए पैसे की आमदनी भी होने लगी। एक शहर शहर घूमने वाली घटिया दर्जा की थिएट्रिकल कंपनी को जब जमीन के चढ़ाते हुए किराया और अपनी ही बेमायगी के बायस शहर में कहीं जगह ना मिली, तो उसने इस बस्ती का रुख किया और इन बीसवाओं के मकानों से कुछ फासला पर मैदान में तंबू खड़े करके डेरे डाल दिए। इसके एक्टर अदाकारी के फन से महज नाबलद थे। उनके ड्रेस फटे पुराने थे, जिनके बहुत से सितारे झड़ चुके थे, और ये लोग तमाशा भी बहुत दकियानूसी दिखाते थे। मगर उसके बावजूद ये कंपनी चल निकली। इसकी वजह ये थी कि टिकट के दाम बहुत कम थे। शहर के मजदूर पेशा लोग, कारखानों में काम करने वाले और गरीब गुरबा जो दिन भर की कड़ी मेहनत मशक्कत की कसर शोर और गुल, खरमस्तियों और अदना अयाशियों से निकालना चाहते थे, 5-5, 6-6 की टोलियां बनाकर गले में फूलों के हार डाले, हंसते बोलते बांसुरी और अलगुजे बचाते, राह चलतों पर आवाजें कसते, गाली गलोच बकते, शहर से पैदल चलकर थिएटर देखने आते और लगे हाथों बाजारे हुस्न की सैर भी कर जाते। जब तक नाटक शुरू ना होता, थिएटर का एक मस्खरा तंबू के बाहर एक स्टूल पर खड़ा कभी कोल्हो हिलाता, कभी मुंह फुलाता, कभी आंखें मटकाता, अजीब अजीब हयासोज हरकतें करता, जिन्हें देखकर ये लोग जोर जोर से कह के लगाते और गालियों की सूरत दाद देते। रफ्ता रफ्ता दूसरे लोग भी इस बस्ती में आने शुरू हुए। चुनाचा शहर के बड़े बड़े चौकों में तांगे वाले सदाएं लगाने लगे, आओ कोई नई बस्ती को। शहर से 5 कोस तक जो पक्की सड़क जाती थी, उस पर पहुंचकर तांगे वाले सवारियों से इनाम हासिल करने के लालच में या उनकी फरमाइश पर तांगों की दौड़ें कराते, मुंह से हारन बचाते, और जब कोई तांगा आगे निकल जाता तो उसकी सवारियां नारों से आसमान सर पर उठा लेती। इस दौर में गरीब घोड़ों का बुरा हाल हो जाता और उनके गले में पड़े हुए फूलों के हारों से बजाय खुशबू के पसीने की बदबू आने लगती। रक्षा वाले तांगे वालों से क्यों पीछे रहते, वो उनसे कम दाम पर सवारियां बिठा तरारे भरते और घुंघरू बजाते इस बस्ती को जाने लगे। इलावा अजीम हर हफ्ते की शाम को स्कूलों और कॉलेजों के तलबा एक एक साइकिल पर 2-2 लदे जोक दर जोक उस पर इसरार बाजार की सैर देखने आते, जिससे उनके ख्याल के मुताबिक उनके बड़ों ने ख्वामख्वाह महरूम कर दिया था। रफ्ता रफ्ता इस बस्ती की शोहरत चारों तरफ फैलने और मकानों और दुकानों की मांग होने लगी, और बीसवाएं जो पहले इस बस्ती में आने पर तैयार ना होती थीं, अब इसके दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देखकर अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस करने लगीं। कई औरतों ने तो झट जमीनें खरीदी। इन बीसवाओं के साथ इसी वज़ाकता के मकान बनवाने शुरू कर दिए। इलावा अजीज शहर के बाज मुहाजिरों ने भी इस बस्ती के आसपास सस्ते दामों जमीनें खरीद खरीद कर किराया पर उठाने के लिए छोटे छोटे कई मकान बनवा डाले। नतीजा ये हुआ कि वो फहाशा औरतें जो होटलों और शरीफ मोहल्लों में रूपोश थीं, मोर व मुल्क की तरह अपने नाखानों से बाहर निकल आईं और इन मकानों में आबाद हो गईं। बास छोटे छोटे मकानों में इस बस्ती की वो दुकानदार आ बसे जो अयालदार थे और रात को दुकानों में सो ना सकते थे। इस बस्ती में आबादी तो खासी हो गई थी, मगर अभी तक बिजली की रोशनी का इंतजाम नहीं हुआ था। चुनाचा इन बीसवाओं और बस्ती के तमाम रहने वालों की तरफ से सरकार के पास बिजली के लिए दरख्वास्त भेजी गई,
जो थोड़े दिनों बाद मंजूर कर ली गई। उसके साथ ही एक डाकखाना भी खोल दिया गया। एक बड़े मियाँ डाकखाने के बाहर एक संदूकचे में लिफाफे, कार्ड और कलम दवात रख बस्ती के लोगों के खुद पतर करने लगे। एक दफा बस्ती में शराबियों की 2 टोलियों का फसाद हो गया, जिसमें सोडा वाटर की बोतलों, चाकुओं और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया और कई लोग सख्त मजरूह हुए। इस पर सरकार को ख्याल आया कि इस बस्ती में एक थाना भी खोल देना चाहिए। थिएट्रिकल कंपनी 2 महीने तक रही और अपनी बसात के मुताबिक खासा कमा ले गई। इस शहर के एक सिनेमा मालिक ने सोचा, क्यों ना इस बस्ती में भी एक सिनेमा खोल दिया जाए। ये ख्याल आने की देर थी कि उसने झट एक मौके की जगह चुनकर खरीद ली और जल्द जल्द तामीर का काम शुरू करा दिया। चंद ही महीनों में सिनेमा हॉल तैयार हो गया। उसके अंदर एक छोटा सा बागीचा भी लगवाया गया ताकि तमाशाई अगर बाइस्कोप शुरू होने से पहले आ जाएं तो आराम से बागीचे में बैठ सकें। इनके साथ लोग यूं ही सस्ताने और सैर देखने की गर्ज से आकर बैठने लगे। ये बागीचा खासी सैरगाह बन गया। रफ्ता रफ्ता सक्के कटवार बजाते इस बागीचे में आने और प्यासों की प्यास बुझाने लगे। सर की तेल मालिश वाले निहायत घटिया किस्म के तेज खुशबू वाले तेल की शीशियां वास्किट की जेबों में ठोंसे, कांधे पर मैला कुचला तौलिया डाले, दिल पसंद दिल बहार मालिश की सदा लगाते दर्द सर के मरीजों को अपनी खिदमात पेश करने लगे। सिनेमा के मालिक ने सिनेमा हॉल की बैरूनी जानिब 2 एक मकान और कई दुकानें भी बनवाईं। मकान में तो होटल खुल गया, जिसमें रात को कयाम करने के लिए कमरे में भी मिल सकते थे, और दुकानों में एक सोडा वाटर की फैक्ट्री वाला, एक फोटोग्राफर, एक साइकिल की मरम्मत वाला, एक लॉन्ड्री वाला, 2 पनवाड़ी, एक बूट शॉप वाला और एक डॉक्टर माँ अपने दवाखाने के आ रहे होते होते पास ही एक दुकान में कलाल खाना खुलने की इजाजत मिल गई। फोटोग्राफर की दुकान के बाहर एक कोने में एक घड़ी साज ने डेरा जमाया और हर वक्त महदब शीशा आंखों पर चढ़ाए घड़ियों की कुल पुर्जों में गलतान व पहचान रहने लगा। उसके कुछ ही दिन बाद बस्ती में नल रोशनी और सफाई के बाकायदा इंतजाम की तरफ तवज्जो की जाने लगी। सरकारी कारिंदे सुर्ख झंडियां, जरीबें और ऊंच नीच देखने वाले आले लेकर आ पहुंचे और नाप नाप कर सड़कों और गली कूचों की दाग बेल डालने लगे और बस्ती की कच्ची सड़कों पर सड़क कूटने वाला इंजन चलने लगा। इस वाक़े को 20 बरस गुजर चले थे। ये बस्ती अब एक भरा परा शहर बन गई है, जिसका अपना रेलवे स्टेशन भी है और टाउन हॉल भी, कचहरी भी और जेल खाना भी। आबादी 2.5 लाख के लगभग है। शहर में एक कॉलेज, 2 स्कूल, एक लड़कों के लिए, एक लड़कियों के लिए और 8 प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से मुफ्त तालीम दी जाती है। 6 सिनेमा हैं और 4 बैंक, जिनमें से 2 दुनिया के बड़े बड़े बैंकों की शाखें हैं। शहर से 2 रोजाना, 3 हफ्तावार और 10 माहाना रसाइल व जरायद शाया होते हैं। इनमें 4 अदबी, 2 इखलाकी व मुआशरती व मजहबी, 1 सनअती, 1 तिबी, 1 जनाना और 1 बच्चों का रिसाला है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में 20 मस्जिदें, 15 मंदिर और धर्मशाले, 6 यतीम खाने, 5 अनाथ आश्रम और 3 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें से 1 सिर्फ औरतों के लिए मखसूस है। शुरू में कई साल तक ये शहर अपने रहने वालों के नाम की मुनासिबत से हुस्नाबाद के नाम से मौसूम किया जाता रहा, मगर बाद में उसे नामुनासिब समझकर उसमें थोड़ी सी तरमीम कर दी गई, यानी बजाय हुस्नाबाद के हसनाबाद कहलाने लगा। मगर ये नाम चल ना सका क्योंकि अवाम हुस्न और हसन में इम्तियाज ना करते। आखिर बड़ी बड़ी बौसीदा किताबों की वर्कगर्दानी और पुराने नोश्तों की छानबीन के बाद इसका असली नाम दरियाफ्त किया गया, जिससे ये बस्ती आज से सैकड़ों बरस कबल उजड़ने से पहले मौसूम थी, और वो नाम है आनंदी। यूं तो सारा शहर भरा पड़ा, साफ सुथरा और खुशनुमा है, मगर सबसे खूबसूरत, सबसे बारौनक और तिजारत का मरकज वही बाजार है जिसमें जनाने बाजारी रहती हैं।
आनंदी बल्दिया का इजलास जोरों पर है। हॉल खचाखच भरा हुआ है और खिलाफ मामूल एक मेंबर भी गैर हाजिर नहीं। बल्दिया के ज़ेर बहस मसला ये है कि ज़िनाने बाजारी को शहर बदर कर दिया जाए, क्योंकि इनका वजूद इंसानियत, शराफत और तहजीब के दामन पर बदनुमा दाग है। एक फसील बयान मुकर्रर तकरीर कर रहे हैं। मालूम नहीं वो क्या मसलिहत थी जिसके ज़ेर असर इस नापाक तबके को हमारे इस कदीमी और तारीखी शहर की ऐन बीचों बीच रहने की इजाज़त दी गई। इस मर्तबा इन औरतों के लिए जो इलाका मुंतखब किया गया वो शहर से 12 कोस दूर था।